हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को अमेरिका में शक्ति पृथक्करण एवं नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। शक्ति पृथक्करण, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि शक्तियों को अलग अलग अंगों में विभाजित करना शक्ति पृथक्करण कहलाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के पारस्परिक संबंध कैसे होने चाहिए, ये हर राजनीतिक व्यवस्था या हर राजनीतिक विश्लेषक के लिए एक विवाद का प्रश्न रहा है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया था। मॉन्टेस्क्यू ने यह माना था कि अगर किसी भी व्यक्ति को या संस्था को निरंकुश शक्तियाँ प्रदान कर दी जाती है तो वहाँ पर शक्तियों का दुरुपयोग होने लगता है। किंतु मॉन्टेस्क्यू ने इस बात पर विशेष बल दिया कि इनमें से प्रत्येक अंग अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए और उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्यों को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका में की विशेषताओं में या अमेरिकी संविधान की विशेषताओं में सर्वप्रमुख विशेषता के रूप में शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत को माना जा सकता है। वहाँ पे संवैधानिक रूप से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाने के लिए संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संविधान में प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ एक कांग्रेस में निहित होंगी। यानी प्रथम अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां कांग्रेस में निहित होंगी। कांग्रेस, मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य के एक राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी राष्ट्रपति जो है समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करेगा। और संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन नीचे के न्यायालयों में निहित होगी जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिष्ठित व स्थापित करे। यानी सरकार के तीनों अंगों के कार्यक्षेत्र को विभाजित करने के लिए संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेदों में इस संदर्भ में उल्लेख किया गया है। अब चूंकि अमेरिकी संविधान बहुत संक्षिप्त संविधान है, इसलिए वहाँ पे इस तरह की व्यापक शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है कि कांग्रेस अपनी शक्तियों का प्रयोग किस तरह से करेगी या राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस तरह से करेगी। अमेरिका में न सिर्फ शासन के तीनों अंगों के विभागों को अलग अलग किया गया है, अपितु उन्हें एक दूसरे से स्वतंत्रता प्रदान करने का भी प्रयास किया गया है। राष्ट्रपति जनता का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि है और उसे अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। कांग्रेस उसे उसके पद से साधारणतः नहीं हटा सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए कांग्रेस को उसके विरुद्ध महाभियोग चलाना पड़ता है, जिसका चलाना अमेरिका में बहुत मुश्किल है। कांग्रेस की अपनी स्थिति भी स्वतंत्र है क्योंकि राष्ट्रपति उसका विघटन नहीं कर सकता। यानी राष्ट्रपति अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए या अपने कार्यकाल के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है और उसके विरुद्ध, राष्ट्रपति के विरुद्ध कांग्रेस से महाभियोग की शक्ति का प्रयोग करके उसको उसके पद से हटा सकती है। इसी प्रकार कांग्रेस भी अपनी स्थिति में स्वतंत्र है क्योंकि राष्ट्रपति उसका विघटन नहीं कर सकता। यानी कांग्रेस का जो काम है या कांग्रेस को जो भी संवैधानिक शक्तियां दी गई हैं, उन संदर्भ में राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया है। न्यायपालिका की स्थिति भी स्वतंत्र है क्योंकि यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कांग्रेस करती है तथा उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, पर एक बार पद धारण करने के बाद न्यायाधीशों को महाभियोग की दुष्कर प्रक्रिया का सहारा लिए बिना नहीं हटाया जा सकता है। इस प्रकार अमेरिका में शासन के अंग सिर्फ पृथक पृथक ही नहीं है, वरन वे परस्पर स्वतंत्र भी। यानी एक अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। अब अमेरिका में जब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया तो ये स्वाभाविक स्थिति उत्पन्न हो सकती थी कि अगर हर अंग अपने अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र रहेगा तो इन अंगों में ही निरंकुश शक्तियों का प्रयोग प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए शक्ति पृथक्करण का एक पारस्परिक सिद्धांत होता है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, जिसको कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस की थियरी।
यानी प्रत्येक अंग अपने अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र भी है, लेकिन उनकी स्वतंत्रता स्वच्छंदता या निरंकुशता में परिणत नहीं हो जाए, इस स्थिति से बचने के लिए वहाँ पे नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है, जिसका आशय क्या है कि प्रत्येक अंग दूसरे अंग के कार्यों को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी विधि से नियंत्रित करने का प्रयास करता है। और इस प्रयासों में कांग्रेस में अमेरिकी संविधान में कांग्रेस, जो कि वहाँ की व्यवस्थापिका है, किसको नियंत्रित करती है? सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति को। न्यायपालिका यानी कि वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय किसको नियंत्रित करेगा? कांग्रेस और राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको नियंत्रित करेगा? सर्वोच्च न्यायालय और कांग्रेस को। यानी इस प्रकार वहाँ पे ये प्रयास किया गया है कि प्रत्येक अंग दूसरे को, एक दूसरे पर कुछ सीमा तक नियंत्रण लगाने का कार्य करें। सर्वप्रथम कांग्रेस जो है वो किस किस को नियंत्रित करती है? राष्ट्रपति और न्यायपालिका को। पहली तो बात हमें पूरी तरह से स्पष्ट रखनी है कि अमेरिका में कांग्रेस वहाँ की संसद है, न्यायपालिका वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है और कार्यपालिका कौन है? वहाँ का राष्ट्रपति है। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाने के नाते ये प्रावधान है कि तीनों अंग एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन शक्ति पृथक्करण के एक वैकल्पिक सिद्धांत के रूप में वहाँ पे नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है, जिसमें कि यह आवश्यक है कि प्रत्येक अंग कुछ सीमा तक दूसरे अंग को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है कांग्रेस का। तो कांग्रेस किस पर नियंत्रण लगाती है? राष्ट्रपति पर और न्यायपालिका पर। कांग्रेस के पास नियंत्रण लगाने के जो प्रावधान है या जो संवैधानिक शक्तियां हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ है कि कांग्रेस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जितनी भी तरह की नियुक्ति की जाती हैं, उन सब नियुक्तियों का अनुसमर्थन सीनेट से होना आवश्यक है। अब सवाल उठता है कि सीनेट क्या है? तो अमेरिकी शासन व्यवस्था में कांग्रेस के दो सदन हैं, जिसमें निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन और उच्च सदन को सीनेट कहते हैं। तो अमेरिका में जितनी भी तरह की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, उन नियुक्तियों का अनुसमर्थन सीनेट से करवाना आवश्यक है। अगला है संधियों की स्वीकृति, यानी जितनी भी तरह की अमेरिकी सरकार के द्वारा या अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जितनी भी तरह की संधियां की जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, उन सब संधियों की स्वीकृति राष्ट्रपति को किससे प्राप्त करनी होती है? सीनेट से। अगला है युद्ध की घोषणा। युद्ध की घोषणा यानी अगर अमेरिका का किसी भी देश से संघर्ष या युद्ध हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति अगर किसी देश से युद्ध की घोषणा करता है, तो उसको कांग्रेस से उसका समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। बजट पारित करना यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो भी बजट संबंधी प्रस्ताव लाया जाता है, उसका कांग्रेस से समर्थन होना आवश्यक है। इन 5 प्रावधानों के आधार पर राष्ट्रपति पर कांग्रेस नियंत्रण लगाती है। साथ ही कांग्रेस न्यायपालिका पर भी नियंत्रण लगाती है, जिसमें न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का जो प्रक्रिया चलाई जाती है, यानी न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया चलाई जाती है, उसका कांग्रेस के द्वारा ही निर्धारण किया जाता है। कांग्रेस के बहुमत के आधार पर ही न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उनके पद से हटाया जाता है। अगला आता है न्यायाधीशों की संख्या तय करना, यानी न्यायपालिका में कितने न्यायाधीश होंगे, इन की संख्या निर्धारित करना और उनकी नियुक्ति की पुष्टि करना। यह भी जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि अमेरिका में जितनी भी तरह की नियुक्तियाँ की जाती है, उन नियुक्तियों का अनुसमर्थन सीनेट के द्वारा होना आवश्यक है। और निचले संघीय न्यायालयों का गठन, यानी जितने भी तरह के संघीय न्यायालय जो कि सर्वोच्च न्यायालय के निचले स्तर के न्यायालय, उन न्यायालयों के गठन के संदर्भ में कांग्रेस को निर्णय लेने का अधिकार है। दूसरा आता है सर्वोच्च न्यायालय किस पर नियंत्रण लगाएगी? कांग्रेस और राष्ट्रपति पर। तो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को इस आधार पर नियंत्रण लगाने का अधिकार है कि कांग्रेस के द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव और राष्ट्रपति के द्वारा क्रियान्वित कोई भी प्रस्ताव अगर संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका न्याय पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से उनको असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। और अमेरिकी शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की ये शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानी जाती है, जो कि वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय को बहुत शक्तिशाली स्वरूप प्रदान कर देती है। अगला आता है राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाने वाले नियंत्रण, यानी अभी हमने पढ़ा कांग्रेस किस किस को नियंत्रित करती है? राष्ट्रपति और न्यायालय को।
फिर आता है सर्वोच्च न्यायालय किसको नियंत्रित करता है? कांग्रेस तथा राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति किसको नियंत्रित करेगा? कांग्रेस और न्यायालय को। तो कांग्रेस पर नियंत्रण की शक्ति के रूप में राष्ट्रपति विधेयकों पर वीटो करता है। आप जानते हैं कि किसी भी विधेयक